ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो गहलोत का पिटारा, गहलोत की गठरी कुछ ही देर में खुलेगी। आज खुलेगा गहलोत का पिटारा। विधानसभा पहुंचा आर्थिक सर्वेक्षण, तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इससे पहले लेखानुदान मुख्यमंत्री ने पेश किया था और आज 1.5 घंटे बाद 11 बजे पूर्ण बजट तीसरे कार्यकाल का मुख्यमंत्री पेश करेंगे। फरवरी में लेखानुदान पेश किया था और आज पूर्ण बजट, और इसमें हर वर्ग के लिए क्या कुछ निकलेगा, हर वर्ग को उम्मीदें हैं, क्या कुछ आज निकलेगा उनके लिए, क्योंकि वादे कई किए थे चुनावों के वक्त पर। उन चुनावी वादों को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती होगा इस सरकार के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। मुख्यमंत्री वित्त मंत्रालय भी देख रहे हैं, इसलिए बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करेंगे। बजट में सरकार की प्लानिंग, नीतियों की झलक दिखाई देगी। आर्थिक सर्वे के दस्तावेज पहुंच चुके हैं और 9:30 हो चुके हैं। 11 बजे मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे विधानसभा में। अलग अलग वर्गों को इस बजट से क्या उम्मीदें रहेंगी, इस वक्त हमारे साथ विभिन्न वर्गों से लोग जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से रहने वाली हैं। महिलाओं के लिए तो ये बजट अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि रसोई की अभी मुक्ता जी ने आपको बताया, ये रसोई तक तो इन्होंने बता दिया, बट इसके लिए कई प्राइवेट स्कूलों पर भी थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। बजट में पिछले दिनों सरकार बदलती घोषणाएं करी, 16,500 हैंडपम्प लगे, लगभग 6,000 के समथिंग ट्यूबवेल करे। आगे भी जो प्लानिंग कर रही है सरकार, मेन तो राजस्थान की नदियों से जोड़ा जाए, जो अपने इंदिरा गांधी नहर आ रही है उससे जिलों को जोड़ा जाए। जब पानी की समस्या का भरपूर निदान होगा और वाटर हार्वेस्टिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। जैसा कि हमने देखा है कि अशोक जी जब भी आते हैं काम जरूर करते हैं। एक हमारी और डिमांड थी, वो ये थी परिवहन के हिसाब से पिछले 20 साल से बस अड्डा यहाँ से शिफ्ट होना था हीरापुरा पे ज़मीन एक्वायर कर ली, वहाँ पे जिसको कंपनसेशन देना था दे दिया, परंतु सरकार कहती है हमारे पास तो पैसा ही नहीं है बस अड्डा बनाने के लिए। टैक्सेशन की बात करें तो अभी सेंटर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्कीम लेके आई है, जिसके अंदर वो वहाँ पे एमनेस्टी स्कीम बोलते हैं हम उसको। उसके अंदर गवर्नमेंट ने प्रोविजन लेके आई कि इतने लाखों करोड़ रुपए बकाया है, पेंडिंग है, जो डिमांड चल रही है एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए सेंटर एक स्कीम लेके आई। कुछ पे 30% उन्होंने ऑफ कर, मतलब 70% माफ़ करते हुए 30% टैक्सेशन लगाया। ऐसी स्कीम पहले राजस्थान में भी थी, राजस्थान एमनेस्टी स्कीम उसको बोलते थे। वो बीच में गवर्नमेंट ने अनाउंस भी करी थी, बट उसको लागू नहीं कर पाई। हमें इस बजट से ये है कि वो एमनेस्टी स्कीम दोबारा लेके आए, क्योंकि राजस्थान में इटसेल्फ में कोई लाखों करोड़ रुपए आपके पेंडिंग चल रहे हैं, जो एसएससी डिपार्टमेंट के बीच में। तो राजस्थान में आप सभी को पता ही है कि पिछले 3 सालों से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी या रिक्रूटमेंट नहीं निकाली गई है। तो मैं खास मांग करना चाहूँगा, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो हम लोगों की पहली अपेक्षा ये है कि जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पीएचईडी का डिपार्टमेंट हो, जलदाय विभाग हो, या डब्ल्यूआरडी का डिपार्टमेंट हो, जल संसाधन विभाग हो, पंचायती राज विभाग है, पीआरडी, पीडब्ल्यूडी या सार्वजनिक निर्माण विभाग, तो इनके अंदर जितने भी कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट अभी रिक्त हैं, उनकी वैकेंसी और रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी निकाली जाए। इस बजट से ये चाहता हूँ कि ये बजरी का जो मुद्दा है उसका स्थायी समाकरण हो, ताकि इस बजरी की मैटर पे बहुत सारे भूमाफिया पनप रहे हैं। है बिजली है, पानी है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। आप देखें तो पानी की हालत ये है कि पानी जो है हर एक प्रदेश जो है, हर एक जो जिला है वो पानी के लिए जो है परेशान हो रहा है। बिजली के अंदर जिस तरीके से बिजली की कटौतियाँ शुरू हो गई हैं, बिजली नहीं मिल रही है, किसान को बिजली नहीं मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। कम से कम इन बिजलियों को होना चाहिए। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। देखिए, सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में जो स्टेट हाईवेज की सड़कें हैं वो बहुत जर्जर स्थिति में होती जा रही हैं। उनकी मरम्मत का कार्य जल्दी से जल्दी करवाया जाए। विशेष तौर पे करौली नए हॉस्पिटल की जो रोड है, उसकी रोड की मरम्मत होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, हमारे क्षेत्र में एक लंबे समय से मांग चली आ रही है, चंबल का पानी जगर में पहुंचाया जाए, जिससे वहाँ सिंचाई की व्यवस्था है और पानी की पूर्ति अच्छे से हो सके। स्टेडियम का निर्माण कार्य, जैसे करौली का जो खेल संकुल है उसका कार्य पूरा किया जाए। करौली में बंद पड़ी रोडवे डिपो का बंद को चालू किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मासलपुर को अपना पंचायत समिति बनाया जाए। जहाँ तक बिजली पानी की समस्या का सवाल है, बिजली का ये बुरा हाल हो गया है कि बिजली आई गई 25 बार दिन में बिजली जाती है। इसलिए लोगों का जनजीवन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, डॉक्टर्स नहीं है और यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर,
और सरकार की व्यवस्था चरमरा गई है। किसी भी विभाग में जाएं तो तनख्वाह तक के लिए पैसे नहीं है। ये राज्य सरकार की हालत है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। जिसमें पुलिस का कहना है कि हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, संसाधन नहीं है, तो पुलिस के संसाधन स्टाफ बढ़ाए जाएँ और कानून व्यवस्था के लिए भी बजट में प्रावधान किया जाए। और बिजली, पानी और सड़क, ये मूलभूत सुविधा जो है, इनके लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए। अब ये डांग क्षेत्र है, मासलपुर तहसील बन गई है और पंचायत समिति बने, और क्या है कि यहाँ की जो सड़कों की हालत जर्जर है, तो राज्य सरकार की उम्मीद है कि वो बजट में सड़क और मूलभूत सुविधाओं की ध्यान रखे। आज खुलेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पिटारा। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक भी होगी। कैबिनेट इस बजट को मंजूरी देगी। तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज, इससे पहले लेखानुदान मुख्यमंत्री ने पेश किया था। और क्या कुछ, क्योंकि चुनाव के दौरान कई वादे किए थे सरकार ने, कर्ज माफ़ी, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन और किसान पेंशन, इस तरह के कई वादे किए थे। और आर्थिक रूप से कमज़ोरी की बात कई बार कह भी चुके हैं मुख्यमंत्री कि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है अभी। किस तरह से इन वादों को पूरा किया जाएगा, ये कुछ देर में सामने आ जाएगा। बालकृष्ण मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जयपुर स्टूडियो से, जयपुर न्यूज़ रूम से। उनके साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। बालकृष्ण, ओवर टू यू। कि सबसे पहले हम बात करेंगे अलका बत्रा से एक बार फिर से, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें आपने उठाई थी महिलाओं से संबंधित। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि योजनाएं बहुत सारी होती हैं, हमेशा बजट में होती है, बजट के अलावा भी सरकार महिलाओं के ऊपर योजनाएं, लेकिन क्या उनका क्रियान्वयन उसी तरह से हो पाता है प्रदेश में? जहाँ तक ये बात है, इसके लिए मैं सोचती हूँ कि हम लोग बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। कई बार जो स्कीम्स और योजनाएं बनती हैं और देखते हैं और सुनते हैं, उसको देख के लगता है कि अगर सीरियसली अगर इसका 80% भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन आई थिंक 50% योजनाएं भी धरातल पे आ नहीं पाती हैं। और जो सही जो आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए आपको 5,000 रुपये किसी महिला के खाते में डलवाने हैं, पूरे पहुँचे कि नहीं पहुँचे वो भी बहुत मुश्किल आपको जानने को मिलता है। गांव के लेवल पे ही आप देखिए कि सरपंच तक भी आगे आधी चीज़ें चली जाती हैं। मनरेगा के बारे में सब जानते ही हैं कि महिलाओं को कितना मिलता है और कितना नहीं मिलता है। तो जहाँ तक योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, लुभावनी बनती हैं, लेकिन उसका 50% भी एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। शायद इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बड़ा गैप है, योजनाओं की घोषणा इम्प्लीमेंटेशन में। कोठारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो रियायती या सब्सिडी जो घोषणाएं होती हैं सरकार की ओर से, उसमें पॉलिटिकल एजेंडा तो होता है, लेकिन इसमें एक बहस का मुद्दा है ये कि उससे आर्थिक जो स्थिति है आपके पास खजाने में क्या है उसको नहीं देखा जाता कई बार, और इसलिए उसका पॉलिटिकल भी कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। शायद लोकसभा चुनावों में ये हुआ भी, क्या किसान ऋण की बात करें तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार के पास अभी क्या सोर्सेज है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं महसूस करता हूँ कि हर सरकार को अपनी स्थिति का सही आकलन करना चाहिए। दूसरी बात, जब तक हमारे पास में जवाबदेही प्रशासन नहीं होगा, हम कितनी भी योजना बना लें, वो टैक्स संग्रहण से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक मेरी लॉयल्टी कुर्सी के प्रति रहेगी और जनता के प्रति मेरी जवाबदारी नहीं रहेगी, हम इस देश का क्या, किसी का विकास हम लोग कर ही नहीं सकते। जहाँ तक आपने बात करी कि सरकार क्या करे, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ सुगम सरल उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी हमारी जो आर्थिक क्षमताओं का जो एक भंडार हमारे पास में लेके बैठे हैं, उसका सही से हम दोहन नहीं करते। हम सही तरीके से अपने आर्थिक प्लानिंग को न तो प्लान करते हैं न एग्जीक्यूट करते हैं। अन्यथा राजस्थान, जिसके पास में इतना ज़बरदस्त मिनरल डिपॉजिट्स आज की तारीख में भी है, जिसके पास टूरिज्म का है, हैंडीक्राफ्ट का है, हैंडलूम का है, और सबसे बड़ी बात नो पोल्यूशन इंडस्ट्री के नाम पर एजुकेशन हब जो बन सकता है, उसके ऊपर सरकार की पॉलिसी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हम सिर्फ कॉस्मेटिक तरीके करते हैं। वाई लूटने के लिए घोषणा करी 6,000 देंगे, 12,000 देंगे, वाटर देंगे। अरे दोगे कहाँ से अभी, और किसका पैसा दे रहे हो आप? जवाबदेही ये होनी चाहिए कि मैं अपनी जेब से पैसा दूँ, तकलीफ नहीं है, मैं उसका पैसा दे रहा हूँ जिसने ईमानदारी से टैक्स को पे करें। ऐसे क्यों भाई?
इससे बड़ा और क्या एक भेदभाव कर सकते हो कि जो कुछ नहीं कर रहा है आप सक्षम बनाने के नाम पे आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, और जो बहुत कुछ कर रहा है ईमानदारी से उसको काम कर रहा है उसके लिए क्या प्रोत्साहन है आपके लिए। तो सवाल जो मैं 3 बातें करना चाहूँगा कि एक सही दृष्टिकोण हो, आकलन सही हो, दूसरा संभावनाओं का दोहन हो, संभावनाओं को प्लान करे, दोहन करे, दूसरा जवाबदेही कुर्सी के प्रति नहीं जनता के प्रति हो, और तीसरा जनता को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, खुद को अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा। सरकार की तरफ से इमदाद और रियायत और उसके से विकास होने वाला नहीं है। लेकिन अब जनता के प्रति यदि जवाबदेही होगी तो उसका फ़ायदा पॉलिटिकली भी मिलेगा, क्योंकि वोट तो जनता ही देती है। मैं हमारे बीजेपी नेता सुरेश गर्ग से बात करूंगा, क्योंकि ये सरकार हमेशा आरोप लगाती रही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन ये बात सच्चाई है कि आपकी सरकार रही है पिछली बार, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाओं में फंड नहीं मिला। एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद केंद्र और राज्य में राज्य के बहुत सी योजनाओं में फंड के लिए तरसते रहे, वो पैसा नहीं मिला। अब तो ये एक बड़ी चुनौती होगी कि अब विपरीत पार्टी की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में पॉलिटिकली इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाना कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश राजस्थान उससे इंडिया से अगर मान लो केंद्रीय सरकार से कोई भी बजट की डिमांड करेंगे तो केंद्रीय सरकार, हमारे क्या है कि मोदी जी का पूरे भारत को एक नज़रिए से देख रहे हैं। उनका ये कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमारी सरकार है तो हम इनको बजट नहीं देंगे। आप अगर वहाँ पे डिमांड करेंगे और वहाँ की योजनाओं को लागू करेंगे तो निश्चित रूप से मोदी जी जो भी आप उम्मीद करके चल रहे हैं वो बजट वहाँ से आएगा। अभी मोदी जी की कई स्कीम्स है जो इन्होंने बंद कर दी, जैसे कि प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है जो कि बहुत अच्छी स्कीम है, उस स्कीम्स को राजस्थान के अंदर लागू नहीं किया। इसी तरीके से किसानों को 6,000 रुपये ईयरली जो हम राशि दे रहे हैं वो उसकी पूरी डिटेल यहाँ की सरकार ने केंद्र सरकार को नहीं भेजी। तो इससे ये लगता है कि राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार से डिमांड ही नहीं कर रही। अगर आप केंद्र सरकार से डिमांड करेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार आपको सहायता करेगी, लेकिन आप केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर आप बंद कर देंगे, योजनाओं को लागू नहीं करेंगे तो देश का राजस्थान का विकास कैसे होगा? योजनाओं को बंद करने वाली बात, आरोग्य योजना को बंद करने वाली बात नहीं, कुछ संशोधन हो सकता है, समाधान हो सकता है। नाम चेंज करने की एक परंपरा राजनीति में रही है। और बाबूलाल जी से बात करेंगे। बाबूलाल जी, यहाँ और भी बहुत सारे ऐसे केंद्र के प्रोजेक्ट आए थे, लेकिन सर यहाँ राज्य में उनका फ़ायदा नहीं उठा पाए। स्पाइस पार्क की घोषणाएं हुई थी कोटा में, जोधपुर में, लेकिन वहाँ उसमें कोई काम ही नहीं हुआ। लोगों ने को ज़मीनें नहीं मिली, और मिली उन्होंने उसका यूटिलाइज नहीं किया। इस तरह की बहुत सारी और भी चुनौतियाँ हैं। अब सरकार के सामने आप क्या मानते हैं, किस तरह से केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाया जा सके और साथ ही राज्य सरकार भी अपनी योजनाओं का सही तरीके से उनकी क्रियान्विति कर सके? क्या करना चाहिए? देखिए, ये सही है कि कुछ तो फंड वहाँ से आते हैं, वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, और कुछ ऐसा है कि मांगा जाता है और नहीं दिया जाता है। अब यहाँ राजस्थान की एक जल की जो समस्या है उसके समाधान के लिए हमारी जल शक्ति, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी की है, और गजेंद्र सिंह जी को उसका जो हमारे राजस्थान के ही हैं, जोधपुर के ही हैं, और जो इलाका पूरा जल से एक तरह से त्रसित भी है, उसके लिए उन्होंने उनको कहा है। अब कितना वो कर पाते हैं तो ये तो मैं नहीं मानता कि गजेंद्र सिंह जी के होने के बावजूद भी और पानी के लिए कम से कम राजस्थान तरसेगा। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि अब पानी की व्यवस्थाएं माकूल हो जाएंगी, और जो इस सरकार को पानी की व्यवस्था के लिए फंड होगा तो केंद्र सरकार को देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर गजेंद्र सिंह जी का भी कोई फ़ायदा नहीं। इसी प्रकार से जो आप बता रहे थे कि पार्क वाली व्यवस्थाओं की बात, मैं कहता हूं कि पार्क वाली व्यवस्थाओं में भी होता यह है कि मैंने कई बार कहा है कि आप इतनी बड़े पार्क मत बनाइए, आप मंडियों के छोटे छोटे पार्क बनाइए, 20-20, 15-15 अपनी फैक्ट्रियां दीजिए। जैसे रामगंज मंडी है, धनिया का वहाँ पैदावार होती है, पूरे इंडिया में जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाता है, वो उसको आप वहाँ छोटी फैक्ट्रियाँ दे करके ग्रेडिंग, क्लीनिंग, पैकेजिंग, और वहाँ को सूखा पोर्ट आप डिक्लेयर कीजिए। तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, पर इसमें राजस्थान सरकार का बहुत ज़्यादा रोल यही रहेगा कि ये उन MSMEs को डेवलप करने के लिए वहाँ पर कुछ अपनी योजनाएं लेकर के आएँ। तो मेरा कहना ये है कि आज की तारीख में राजस्थान की 6,500 जो हमारी MSME की यूनिट हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और करीब 7,500 मृतप्राय हैं। उनमें से मैं ये कहूँगा कि हमारी तेल मिलें अगर 1,200 कह सकते हैं,
दाल मिलें हमारी सास को कह सकते हैं, और आटा मिलें, और ये अलग हैं। ये एक बहुत बड़ा, जैसे रोज़गार की बात करते हैं, तो ये रोज़गार की व्यवस्थाएं वहाँ हो सकती है। एमएसपी पे ध्यान देना चाहिए। और ये स्पाइस पार्क का मामला, मैं सुमित बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को 2 स्पाइस पार्क मिले थे मसालों के लिए, जहां पर उत्पादन होता है जोधपुर और कोटा में, लेकिन वहां पर उसको विकसित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। वहाँ विकसित नहीं हुआ। कोटा में किसी एक कोई इंडस्ट्री लगी थी, बाकी लोगों ने प्लॉट लिए, ज़मीनें ली, लेकिन वहाँ पर उद्योग नहीं लगे। अब उद्योग विभाग ने उनको नोटिस दिए हैं कि यदि आप ये उद्योग नहीं लगाते हैं, ज़मीन को वापस दें। मैं गोदा जी से फिर पूछना चाहूँगा कि जीएसटी को लेकर एक विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, लेकिन अभी यदि बात करें राजस्थान के हिस्से की, तो 109% उसमें राजस्थान को उसका राजस्व मिला है। तो ऐसे में ये मुद्दा तो ख़त्म हो गया अब जीएसटी को लेकर, लेकिन अभी भी लेकिन पेट्रोल और आबकारी विभाग अभी राज्य सरकार के पास है। अब पेट्रोल को भी यदि केंद्र अगर इसको भी जीएसटी के में शामिल कर लिया जाए तो उससे नुकसान। देखिए, केंद्र से इस बारे में सोचना तो चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से वैट बढ़ता है और जो स्थितियाँ बनती है, क्योंकि देखिए अभी भी जैसे अभी बात आई कि राजस्थान में वैट इतना हो गया है, पड़ोसी राज्यों में वैट कम है, तो उससे जो बॉर्डर एरिया के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको दिक्कत आएगी। तो जब आप वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि वैट से सारे राज्यों के साथ दिक्कत आ रही है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, और वो जो स्थिति बनती है उसकी वजह से सारे राज्य प्रभावित होते हैं। और राजस्थान में चूँकि आप देख लिए 26 और 30% के आसपास वैट है दोनों पे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, और राज्यों को दिक्कत, जो राजस्थान के जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं उनको दिक्कत आती है इसको लेकर के। तो मुझे लगता है इस बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। जहाँ तक वैट कलेक्शन की बात है और जो जीएसटी की बात है, मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार की जीएसटी काउंसिल बनी हुई है और उसमें जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व है, वहाँ पे भी इस बात को बहुत अच्छे से उठाना चाहिए राजस्थान की तरफ से कि आप पेट्रोल और उसको डीजल को उसमें डालें। हालांकि राजस्थान सरकार के लिए जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है वो पेट्रोल और डीजल है, उससे जो टैक्स मिलता है वो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि ये उसमें चला जाएगा तो कम से कम राजस्थान की जनता को और जो राजस्थान के जितने भी पेट्रोल पंप डीलर्स हैं और जितना भी जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको एक बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि एक रिफाइनरी का जो मुद्दा है राजस्थान के लिए, और अगले 3-4 साल में राजस्थान में रिफाइनरी बन करके तैयार हो जाएगी, काम तेज़ी से चल भी रहा है उसका। तो यदि इस तरह की चीज़ें अभी से यदि हो जाएं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए पेट्रोल डीजल को लेकर के, पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर, तो मुझे लगता है कि जब राजस्थान की रिफाइनरी बनेगी और जब वो काम करना शुरू करेगी तो राजस्थान के लिए एक अलग तरह का फ़ायदा उससे हमको मिल सकता है। तो मुझे लगता है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिल करके, और राजस्थान सरकार को इसमें बहुत प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ हमको 4 साल 4.5 साल बाद मिलने वाली है, तो उसका हम जितना फ़ायदा उठा सकें और अभी से उसके लिए जो तैयारी कर सकें, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। रिफाइनरी से करीब 300 से ज़्यादा एंसिलरीज यूनिट्स वहाँ लगती हैं, तो न केवल राजस्व मिलेगा, रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, और इसका पूरा दोहन राज्य सरकार को करना चाहिए, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ताकि इसका फ़ायदा प्रदेश को, प्रदेश के आर्थिक विकास को मिल सके। कोठारी साहब, आप कहने वाले थे कुछ आप बीच में। सर, मैं आपसे 2 बात और कहने वाला था कि ये जो एक प्रवृत्ति है आरोप और प्रत्यारोप लगाने की, इनके अपने स्वार्थ हैं, इसमें जनता का हित दूर दूर तक नहीं है। आप जिस रिफाइनरी की हम लोग बात करें, 3.5 साल तक हमने क्लियरेंस दिया ही नहीं उसको, तो ये समझना पड़ेगा कि देश का विकास, राज्य का विकास मेरी प्राथमिकता है या पॉलिटिकल एजेंडा मेरी प्राथमिकता है। जब तक ये चलता रहेगा, हम कितनी डिबेट कर लें, घूम फिर के वापस लौट कर वहीं आ जाएंगे जैसे हम बात शुरू कर रहे हैं। आज भी राजस्थान की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, पानी की, विकास की, ये 50 साल पहले भी थी, 50 साल बाद रहने वाली है भी यही है, क्योंकि सॉल्यूशन पे हमारा फोकस नहीं है। हम सिर्फ मुद्दे खड़े करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और रिजल्ट कोई देना भी नहीं चाहता है। अब आप देख लीजिए जयपुर जैसे शहर की आज दुर्गति आप देखिए, आपके सामने देखिए, जहाँ लिखते थे ना नगर नियोजन एक परंपरा है, ये परंपरा भी अब विलुप्त हो गई आपकी। सो अगर हम खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे तो कोई हमें बचा भी नहीं सकता। कहने का तात्पर्य मैं फिर कह रहा हूँ कि गुड गवर्नेंस का मतलब किसी नेता को मनाने का नहीं होता। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि सद्भाव संभाव सबके साथ में हो। अलका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करने वाली बात। मैं एक सवाल उठता है कि हम भी इसी समाज से आते हैं, क्या ये शिक्षा घर से शुरू नहीं होनी चाहिए?
बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर लेते हैं हम लोग, वही फंड नहीं आया, वो फंड नहीं आया। अरे बच्चों को ट्रेन करिए, बाउंस बैक करें वो लोग आराम से। क्या सरकार से उठाए खड़े, सरकार आई कहाँ से? सरकार कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, सरकार हमें से चुनी, हमने चुना सरकार को, तो वो जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए कि ये गलती हमसे हुई है। सो अगर आप आर्थिक विकास की बात करते हो, खुले मन से सरकार को मानना चाहिए कि ये तो मेरा रुपया है और ये मेरा खर्चा है, अब मेरे को आपसे ये उम्मीद है। पर वो पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली पे खर्च नहीं होना चाहिए, वो पैसा इस शहर के ऊपर ही होना चाहिए, तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, अन्यथा तरीके से लूँगा सुरेश जी से कि टैक्स को मैं कैसे घुमाऊँ और कैसे बचाऊँ उसके लिए। सो नैतिकता, सदाशिष्टता और संभाव की हम बात करें। एक उदाहरण के लिए मैं बताऊँ आपको, आज शायद बजट में आपको ये मालूम चल जाएगा कि सरकार को आबकारी नीति से कितना रेवेन्यू मिलेगा और सरकार उस नीति को और क्यों बढ़ाना चाहती है। एक तरफ हम गांधीवादी होते हैं, गांधी जी की 150 साल मनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के सामने हम अपना रेवेन्यू कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये बड़ा सोचने की बात है मेरे लिए। लेकिन ये बात सही है कि राजनीति को राजनीति के बिना नहीं चलाया जा सकता। राजनीति में कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बंधन होते हैं, लेकिन फिर भी यदि विकास को आगे रखा जाए, जिस तरह से कोठारी बता रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर प्रदेश तरीके से आगे बढ़ पाएगा, आगे ज़्यादा गति मिलेगी। यही बात अलका जी आपसे जानना चाहें, क्योंकि महिलाओं की स्थिति प्रदेश में, जैसे अभी नीति आयोग के भी आंकड़े आए थे कि कोशिशें बहुत हुई थी, लेकिन जो भ्रूण हत्या है और उनमें ख़ासतौर से जो वुमेंस के लड़कियों की संख्या उसमें कम आई थी। बाद में राज्य सरकार ने आंकड़े जारी किए कि नहीं, हम यहाँ पर जो जेंडर रेशियो है लड़कियों का वो बढ़ा है। ये एक विरोधाभास उसमें है, लेकिन फिर भी 800 यदि 941 के आसपास है तो अभी बराबरी से तो काफ़ी दूर है। ऑफकोर्स महिलाओं का जेंडर बराबरी से काफ़ी दूर है। और अगर आपको ध्यान होगा तो अभी लेटेस्ट एक सर्वे में आया है कि जिन क्षेत्रों में एजुकेशन ज़्यादा है, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ भ्रूण हत्याओं का ज़्यादा है। सो विच इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्टरी। और प्रोफेसर राजेश कोठारी जी जो कह रहे हैं, आई थिंक हमको घर से ही, अपने ही घर से एम्पावर करने की ज़रूरत है, चाहे वो बेटे हों चाहे वो माएँ हों, कि हम अपनी बेटियों को मारने नहीं देंगे, हम उनको ज़िंदा रखेंगे। और बेटों को भी हम शुरू से बचपन से ही ये दें कि हमको बच्चियों की, बहनों की और दूसरी लड़कियों की भी इज्जत करनी है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के ऊपर हमको घर से शुरू करना है। और इसके लिए मैंने भी कई बार भी पहले भी सजेशंस दिए कि हम लोगों को मॉरल साइंस जो है स्कूल लेवल पे ही कंपलसरी कर देना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। जी हाँ सुमित, तो ये सभी वर्गों के हमारे साथ ये लोग हैं और ये बता रहे हैं बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बार इस बजट से। बिल्कुल, और ये उम्मीदें पूरी होती है या नहीं, गहलोत की गठरी से क्या कुछ निकलेगा, इस पिटारे से, जादूगर के पिटारे से प्रदेशवासियों से के लिए उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं, या कितनी होती हैं, ये तकरीबन 1 घंटे और 10 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको लगातार अपडेट, हम तमाम जानकारियां हम देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।